हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर आर अग्रवाल और मेरे चैनल पेन पेपर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम व्यक्तिगत विभिन्नता या भिन्नता के बारे में जानेंगे। तो व्यक्तिगत भिन्नता से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसकी भूमिका एवं महत्व की व्याख्या करें। यानी व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान में जब वृद्धि एवं वंश परंपरा की बात आई, तब इसमें अलग अलग व्यक्तियों के विभिन्नताओं की बात भी सामने आई। यानी कोई भी एक बच्चा दूसरे बच्चे से बिल्कुल अलग ही होगा, सेम टू सेम कभी हो ही नहीं सकता। बच्चों की शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नता संबंधी समस्याओं का महत्व भी बढ़ते ही जा रहा है। बच्चों की आयु, परिपक्वता, वंशानुक्रम, परिवेश, सामाजिक, आर्थिक तथा जैविक आदि कारकों के कारण भी उनमें विभिन्नता पाई जाती है। यानी हर बच्चे का परिवेश अलग अलग होता है, उनका सामाजिक स्टेटस जो होता है वो भी अलग होता है। हर बच्चे का दूसरे बच्चे से आर्थिक स्थिति भी भिन्नता होती है, उनमें अलग अलग परिपक्वता भी पाई जाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता इन्हीं कारणों से उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति की रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों, कल्पना, मूल्यों आदि में भी अंतर आता है। तो आइए हम जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा किन किन शिक्षा शास्त्रियों ने और क्या क्या दी है। स्किनर के अनुसार अब हम परिभाषा देखेंगे। उनके अनुसार हमारा विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित नहीं हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। अब रेवर ने भी एक परिभाषा दी है। उनके अनुसार एक ऐसी मनोवैज्ञानिक घटना जो उन विशेषताओं या शील गुणों पर बल डालता है जिसके अनुसार व्यक्तिक जीव भिन्न दिखाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार परिभाषाओं से स्पष्ट है कि व्यक्तिगत विभिन्नता प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग शारीरिक एवं मानसिक गुणों में एक दूसरे से भिन्न होता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस को हम एक छोटा सा डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसा हम देख रहे हैं डायग्राम में, इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो प्रकार के दिखाए गए हैं। एक तो फिजिकल ग्रोथ या शारीरिक विकास, दूसरा मेंटल ग्रोथ। मेंटल ग्रोथ में यानी मानसिक विकास। अब हम फिजिकल में देखते हैं। फिजिकल साइड में है नेचुरल ग्रोथ इन बॉडी एंड इट्स पार्ट्स, मतलब हमारे शरीर में जो भी वृद्धि होती है या उसके शारीरिक विकास, जो भी शारीरिक विकास होता है उसमें टीथ आता है या अदर इंटरनल एंड डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, वेट होता है, शेप और साइज होता है। हर एक बच्चे में आप देखेंगे कि सबका अलग अलग वेट होता है। अगर कोई 1 साल का बच्चा, 2 बच्चा अगर हम लेते हैं, दोनों बच्चों में ना ही उनका वेट एक समान होगा, ना ही उनका शेप एक समान होगा और ना ही साइज होगा। तो ये हमारा फिजिकल विकास है कि हर एक में अलग अलग पाया गया। मेंटल ग्रोथ में भी अगर देखेंगे तो इंटेलिजेंस एंड इमोशनल डेवलपमेंट देखेंगे। मतलब उस एक बच्चे की बुद्धि क्या है, दूसरे की क्या है, उसमें इमोशन कैसा है, उसमें मैच्योरिटी क्या है, उनके इंटरेस्ट भी अलग अलग होंगे। तो ये शारीरिक या मानसिक जो भी विकास हैं वो बच्चों के एनवायरनमेंट और हेरिडिटी से आते हैं। तो इस प्रकार व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य व्यक्ति के विशिष्ट लक्षण या लक्षणों से है जो उसे दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बनाता है। इसी प्रकार एक प्रतिभाशाली बालक के सभी गुणों की मात्रा दूसरे प्रतिभाशाली में एक जैसा हो यह भी संभव नहीं है, उनमें भी अलग अलग ही होगा। आवश्यकता इस बात की होती है कि इन सभी क्रियाओं को शैक्षिक परिवेश में किस प्रकार लागू किया जाए। तो इन सभी तथ्यों के लिए शिक्षा के निम्नलिखित आधार तत्व हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये तत्व क्या क्या हैं। पहला है समूहीकरण। स्कूलों में छात्रों को कई समूहों में विभाजित कर उन्हें शिक्षा दी जाती है। अतः बुद्धि लब्धि को समूहीकरण का आधार मानकर बालकों को शिक्षा दी जाती है। इस समूहीकरण को और अधिक वैज्ञानिक तथा संतोषप्रद बनाने के लिए बालकों की वास्तविक तथा मानसिक आयु के साथ साथ शारीरिक,
संवेगात्मक तथा सामाजिक परिपक्वता को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। दूसरा हम पॉइंट लेते हैं पाठ्यक्रम का निर्धारण। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सभी बालकों के लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं होता है, अतः बालकों के लिए उनके अनुकूल अलग अलग पाठ्यक्रम होने चाहिए। जैसे प्रतिभाशाली बालक के लिए अलग, मंद बुद्धि एवं विकलांग बालक के लिए अलग से पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा है अध्यापन विधियाँ। शिक्षकों को यह चाहिए कि वे अपने अध्यापन के क्रम में व्यक्तिगत भिन्नता का ध्यान रखकर अध्यापन की विधियाँ चुनें, ताकि प्रत्येक बच्चा विकास कर सके, न कि किसी एक बच्चे को चुन लिया जाए और उसी बच्चे पर को शिक्षा पे जोर दिया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारे बालकों की मानते हैं मानसिक स्टेटस अलग अलग होता है, सारे की समझने की शक्ति भी अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से शिक्षा का पाठ्यक्रम होना चाहिए और उनकी अध्यापन विधियाँ भी उसी हिसाब से बटी हुई होनी चाहिए। अगला पॉइंट है शारीरिक भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा। जिस प्रकार शारीरिक एवं मानसिक भिन्नता के आधार पर पाठ्यक्रम निर्धारित किए जाने चाहिए, उसी प्रकार प्रत्येक बालक की अलग अलग शारीरिक भिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। जैसे नाटे बच्चे या कम देखने वाले या कम सुनने वाले बच्चों को आगे के बेंच पे बैठाना चाहिए, बाकी बच्चे नीचे भी पीछे भी बैठ सकते हैं। अगला पॉइंट देंगे शैक्षिक निर्देशन। व्यक्तिगत भिन्नता के अध्ययन से शिक्षकों को यह सुविधा होती है कि वे बालकों को उनकी बौद्धिक क्षमता, अभिरुचि या आवश्यकता, उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर ध्यान में रख कर उनको शैक्षिक निर्देशन दें। अब व्यावसायिक निर्देशन। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर शिक्षक बालकों को उनकी बुद्धि, उनकी योग्यता, रुचि आदि के आधार पर अनुकूल सलाह दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गृह कार्य यानी होमवर्क। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षक अपने छात्रों को गृह कार्य दे सकते हैं और ये देना बेहतर भी है। इससे बालकों को गृह कार्य को पूरा करने में रुचि भी होगी और वे आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर अच्छे से कार्य भी पूरा कर पाएंगे। अगर कोई बच्चा मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर है और उन्हें बहुत ज़्यादा होमवर्क दे दिया गया, तो ये तो उनकी रुचि से हटकर हो जाएगा चीज़, वो इसे पूरा करना भी नहीं चाहेंगे, रोएंगे, परेशान रहेंगे। लेकिन वहीं अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा है जिसको पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसको बहुत थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा, तो उसके लिए भी वो बेकार होगा, उसे लगेगा कि थोड़ा सा और मैं बनाता। तो बालकों की रुचि और उनकी विभिन्नता के आधार पर अगर शिक्षक होमवर्क का चयन करके बच्चों को दें तो ये बेहतर होगा। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर शिक्षकों एवं माता पिता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भली भांति व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षा की ओर बच्चों को प्रेरित करेंगे, जिससे बच्चों में विकास के प्रेरक तत्व स्वतः ही उन्हें लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करेंगे। अब प्रश्न अनुसार शैक्षिक महत्व के बारे में भी जान लेना आवश्यक होगा। तो आइए देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बालकों की विभिन्नताओं को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व दिया है। इससे उनकी वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। अतः व्यक्तिगत विभिन्नताओं के शैक्षिक महत्व को निम्न विधियों द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो इसमें हम पहला पॉइंट देंगे व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। यानी अगर हम कोशिश करें कि प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा अलग हो, मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा अलग हो, कोई शारीरिक रूप से विकलांग बच्चा हो तो उसकी शिक्षण व्यवस्था भी अलग से की जाए। दूसरा महत्व है शिक्षण विधियों में परिवर्तन। हम शिक्षण विधि में भी जरूर आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। तीसरा है छात्रों में वर्गीकरण की नवीन विधि अपनाकर, यानी कि अलग अलग छात्रों के जो IQ लेवल, उनकी शारीरिक मानसिक क्षमता को देखते हुए हम नई विधि अपनाएं। अगला पॉइंट है कक्षा में छात्रों की सीमित संख्या। हमारे CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड वगैरह ने भी यही संख्या दी है कि 20 से ज़्यादा बच्चे किसी एक क्लास में नहीं हों।
तो कक्षा में छात्रों की अगर सीमित संख्या रहेगी तो शिक्षक जो है वो सारे बच्चों पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। 5वां पॉइंट है रचनात्मक कौशल बढ़ाने वाले कार्यों को प्रोत्साहन। हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बल्कि उनमें आर्ट एंड क्राफ्ट में रुचि ज़्यादा होती है। कुछ वे रचनात्मक कार्य करते हैं, कोई ड्राइंग करते हैं, कोई खेल में रुचि रखते हैं, तो उनके रचनात्मक कौशल बढ़ाने वाले कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 6ठा है बालकों में विशेष रुचियों का विकास। जो बालक जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उन्हें अगर उसी कार्य में और अधिक प्रोत्साहित किया जाए तो इससे बालकों का विकास ही होगा। 6ठा है शारीरिक बनावट को देखकर शिक्षा। मान लिया हमें स्कूल में बहुत ज़्यादा अगर शारीरिक रूप से कुछ कार्य सिखाना हो या कोई खेल कूद करना हो और बच्चा बिल्कुल शारीरिक रूप से कमज़ोर है, वो उस खेल पे कंसंट्रेट भी नहीं कर पाएगा, उस खेल को अच्छे से नहीं खेल पाएगा, और उसको हम ज़बरदस्ती ये बोलेंगे नहीं तुम्हें ये खेलना ही है। मान लिया फुटबॉल ले लेते हैं, अब बच्चा दौड़ भी नहीं पाता है और उसको हम बोलेंगे कि नहीं तुम्हें फुटबॉल खेलना ही होगा, तो ये गलत होगा। कोशिश ये की जानी चाहिए कि शारीरिक बनावट को देखकर शिक्षा दी जाए। इसके अलावा लिंग भेद के अनुसार भी शिक्षा दी जानी चाहिए। बहुत सारे शारीरिक वर्क या बहुत सारे खेल ऐसे होते हैं जो लड़कियां नहीं खेल पाती मगर लड़के खेल पाते हैं, तो उनको देख करके भी शिक्षा दी जा सकती है। अतः अंत में निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कोई भी बालक एक समान नहीं हो सकता है और प्रत्येक में शारीरिक, मानसिक सभी तरह का विभिन्नता पाई जाती है। अतः उनके शिक्षा का स्तर भी भिन्न भिन्न होगा। तो हमें हम शिक्षकों को बहुत ही सोच समझकर पाठ्यक्रम का निर्धारण, शिक्षण विधि का निर्धारण या चुनाव करना चाहिए, ताकि सारे बच्चे एक कक्षा या एक विद्यालय में जितने भी बच्चे होते हैं उन सभी का शारीरिक एवं मानसिक विकास हो सके। तो दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा।